कहा हम दोनों के हाथ में पत्थर, अब तू भी सोच और मैं भी सोचूं। आइए इसके बाद मैं शेख नईम शेख लाल साहब इनको आवाज देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जरा ताली। मेरे नेता माजी आमदार भाऊरावजी पाटील गोरेगावकर, इस महल्ले की शख्सियत हाजी मोहसिन अली खान, तमाम हाजिर, तमाम बुजुर्ग, तमाम साथियों और मंच पर उपस्थित सभी जिम्मेदारान, क्योंकि नाम लेने में तो जैसा साहब ने बताया कि अगर नाम लेते हो जाए और किसी का नाम रह गया तो नाराज़गी का सबब बनता है, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से कोई नाराज़गी का सबब बने। ये जो आज हमारी भाऊराव पाटिल की बहुत सारे लोग मुझे मिले और उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपने प्रोग्राम, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ ना, भाव का टिकट डिक्लेयर हुआ और आप जो है तो प्रोग्राम लेते चले। तो मैंने कहा कि पिछला 2019 का जो अनुभव था हमारे सामने, क्योंकि भाव को इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए सिर्फ 10 दिन का मौका मिला था और पर्सनल जो मुलाकातें हैं महल्ले की, अगर पर्सनल मुलाकातें हैं वो 2, 4, 5, 10 लोगों से की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। और बाद में सब लोगों की शिकायत बाकी रहती कि भाऊ हमारे पास आए नहीं। हर आदमी अपनी अपनी तरीके से बातें करते रहता, हर आदमी को समझाना करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए हमने भाऊ के पास ही बैठकर ये तय किया। उसके बाद के भाऊ हमको हिंगोली शहर के काम के लिए लगना चाहिए, क्योंकि हम कोई और कॉन्फिडेंस नहीं चाहते कि हमने पिछले वक्त अगर 74,000 वोट ले लिया तो अब हम बिल्कुल 100% चुनकर आ जाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे सामने अभी कल हाल ही के अंदर जो हरियाणा का इलेक्शन हुआ, ये बहुत बड़ा इम्तिहान दे गया। तरह तरह की बातें होती रही, कोई बोलेगा ईवीएम, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, लेकिन यकीनन वो हमारी ओवर कॉन्फ्रेंस और आपसी इख्तिलाफात की बुनियाद के ऊपर हम वो इलेक्शन से दूर रह गए। इस बात को लेकर आपको पता होगा, आप टीवी सब देखने वाले हैं, पूरा महाराष्ट्र का कैंपेन राहुल गांधी जी ने अपने हाथ में लिया। आज सारे जिम्मेदारान को दिल्ली तलब किया और जो कुछ हिदायतें देनी थी वो दे दी, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को लेकर किसी तरीके से कोई और कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। जब तक हर फर्द तक पहुंचकर हमारी अपनी बात नहीं रखोगे, जब तक जीतने के कोई दावे नहीं करना चाहिए। आपसी इख्तिलाफात को बंद कीजिए और आपसी इख्तिलाफात को बंद करके पूरी ताकत के साथ हमको खड़े रहना है। हम महल्ले की पहली जो मीटिंग है हमने भाजी मंडी के अंदर बड़े अच्छे अंदाज के अंदर ली। सारे जिम्मेदारान बागबान बिरादरी पंच कमेटी के और दूसरे अदर समाज के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, और वो पहली मीटिंग हमने ली। दूसरी मीटिंग को हमने यहाँ पर जो है तो तय किया। परसों हम घर पर बैठे, मैं आबिद अली खान साहब जागीरदार, फिरोज खान साहब, नौमान, साद अहमद और दूसरे सब जिम्मेदारान, और उनको कहा कि भाई साहब हमारा कोई हेवा दावा नहीं, हमको किसी भी सूरत में भाऊ पाटिल को मजबूती के साथ जो है तो आगे बढ़कर चुनकर लाना है। सिर्फ खाली पलटन या तोफाना या मंगलवारा नहीं, पूरे हिंगोली के अंदर मजबूती के साथ खड़े रहकर हमको भाऊ पाटिल को चुनकर लाना है। ये जिम्मेदारी हमको लेनी है।
खाली हम मुस्लिम कम्युनिटी की हद तक ही बात कर सकेंगे ऐसा नहीं है। हमारे तमाम समाज के जिम्मेदारान तमाम समाज तक पहुंचकर हम अपनी बात को रख सकते हैं और भाऊ पाटिल के लिए वोट को मांग सकते हैं और हम मांगेंगे पूरी ताकत के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि पिछले 15 सालों के अंदर 99 से 2014 के अंदर भाऊ पाटिल साहब की जो कारकर्दगी थी वो आप लोगों के सामने है। बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने शहर की मतदार संघ की तरक्की के लिए काम करते रहे। हालात एक अलग थे, लेकिन 10 सालों के अंदर जिस तरीके से खाली चॉकलेट दिया गया लेकिन कामें कुछ नहीं की गई, करोड़ों रुपए का खर्च बताया गया। आज की कंडीशन ऐसी है कि अगले महीने का पेमेंट गवर्नमेंट पेमेंट होगा कि नहीं पता नहीं। वो एक बच्ची, आज मैंने वीडियो देख रहा था, एक बच्ची उसको शेयर भी किया मैंने, उसने कही कि भाई मुझे जो तो ये दिवाली के अंदर तो मेरे तमाम भाइयों को मिलने की जाना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं ठाणे जाऊं कि नागपुर जाऊं कि बारामती जाऊं। लेकिन उससे आगे मैं ये कहना चाहती हूं, जब मैं मिलने को आऊं तो आप गुवाहाटी ना चले जाए। ऐसा करके वो बड़ी मजबूती के बड़ी जोरदार तरीके से हंस रही थी। हालात आप लोगों के सामने हैं। खर्च के मामले में करोड़ों रुपए जो तो कई करोड़ का बोझा हमारे महाराष्ट्र और मुल्क के ऊपर हो चुका है। कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। दिन ब दिन इलेक्शन को बढ़ाकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कल जो गुजरात में बैठा अंडरवर्ल्ड है, जो जेल में बंद है, उसने दावा किया है कि मैंने बाबा सिद्दीकी साहब को जो तो कत्ल कर दिया, वो उसने जिम्मेदारी ली। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री हो कि देश के गृह मंत्री हो, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मासूम बच्चियों के ऊपर बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं बता रहा था कि भाऊ का जो 15 साल का कारकर्दगी है वो आप लोगों के सामने है, एकदम साफ शफाफ। तो कई ईडी की इंक्वायरी के मामला हो या कोई बहुत सारे मामला लेकर भाव को जो तो दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिला नहीं तो सब खामोश रहे। पिछले वक्त भी भाव को 74,000 आज तक, तो 1999 से 2014 तक का भाव ने जो चुनकर आए तो 48,000 से 54,000 तक वोट लिया, लेकिन 74,000 वोट लेने के बाद भी भाव को जो तो कामयाबी नहीं मिल सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम में से कुछ लोग खड़े हो गए और उन्होंने वोटों का बंटवारा किया। आज भी ये साजिशें रची जा रही है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा कैसे किया जाए। दोस्तों, लोकसभा के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी ने जो वोट किया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। सिर्फ हिंगोली में नहीं, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ या इलेक्शन से पहले जब हम बैठे भाव के पास सभी जिम्मेदारान, तो भाव ने कहा कि नहीं भाई, काम को लगना पड़ता है, टिकट किसी को भी मिले। टिकट उस टाइम पर किसी को भी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन लोगों तक हमारी बात को पहुंचाना चाहिए और हमारा वोट एकजा होकर एक तरफ इंडिया आघाड़ी को पढ़ना चाहिए, ये कोशिश कीजिए। उसी मामला को लेकर हम एडवोकेट अकील साहब के पास सारे जिम्मेदारान बैठे। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम की एक टीम तैयार कीजिए और टीम तैयार करके सब तक एक पैगाम को पहुंचाइए। बैठकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं है, हमको इंडिया आघाड़ी को वोट क्यों देना है, ये लोगों को समझाइए। उसी मामला को लेकर आप सब जिम्मेदारान को पता है कि हमने मरकज से इस मामले को शुरू किया। धीरे धीरे वो पूरे शहर और पूरे मतदार संघ के अंदर पहुंचा। इसी मामला को लेकर
काबिल एहतराम मौलाना सज्जाद साहब नोमानी दामत बरकातुम, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। उनकी अपनी मेहनत है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे मुल्क के अंदर घूमकर किसी मामलात को बहुत सारे उलमा इकराम जो आपको पता है जिन्होंने बीजेपी और आरएसएस का नहीं सुना, वो जेलों के अंदर उनको डालकर ठूस दिया गया, उनको उम्र कैदों की सजा दिलाई गई। छोटी छोटी मामलात को लेकर आज भी माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, हमारा वोट का बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं भाव आने के बाद हम सब जिम्मेदारान ये जिम्मेदारी लेते हैं इंशाअल्लाह कि भाऊ हिंगोली मतदार संघ की तरक्की के लिए काम करेंगे। हर नौजवान को कैसे रोजगार मिले इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक के हर मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे क्लिनिक हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। एजुकेशन का मामला बेहतरीन अंदाज में हो, हिंगोली मतदार संघ के अंदर एजुकेशन काबिल तारीफ हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। हर नौजवान को जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं हैं और उसी तरीके से आने वाले नगर पालिका और उसके तहत जो सुविधाएं हैं वो हम पूरे नौजवानों तक पहुंचाएंगे और अच्छे से अच्छे लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। भाऊ एक मजबूत और ताकतवर आदमी है। 15 से कई लोग आए और चले गए, लेकिन एक मजबूत शख्सियत है कि भाऊ आज तक पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी में डटे हैं और आगे भी डटे रहेंगे। बहुत सारे लोग मिले, भाऊ जो है तो कांग्रेस में बीजेपी में जाने वाले हैं। हम बोले चले जाने दो, हम उन्होंने जाएंगे तो हम भी चल जाएंगे उनके साथ, तुम फिक्र मत करो। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ये हमने उनको यकीन दिलाया। आज हिंगोली के अंदर उनका तोड़ कोई नहीं है, मजबूत एक शख्सियत है और भाव के सिवा दूसरे किसी को भी यहाँ पर वोट मिलने वाला नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मामलात है। मैं अपनी बातों को समेटते हुए मैं सबसे गुजारिश करूंगा, सिर्फ मैं मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं, यहाँ जितने जिम्मेदारान हैं सारे समाज के जिम्मेदारान को यह आह्वान करूंगा और खास तौर मुस्लिम समाज को आह्वान करूंगा कि जिस तरीके से आपने लोकसभा के अंदर वोटिंग का मुजाहिरा किया, पहले आप वो जो मामला था 1992 से पहले कि पहले हर घर का फर्द पहले वोट करता था, बाद में आके दांत घस के चाय पीता था। कल आज लोकसभा के अंदर वही मामला देखने को मिला। 7-7, 7:30, 8-8 बजे तक जो है तो हमारे शहर और पूरे मतदार संघ के अंदर वोट हुआ। भाऊ साहब की मेहनतें हैं, जिन्होंने हिंगोली लोकसभा के लिए जो काम किया, 34 से 35 हजार की सबसे बड़ी लीड हिंगोली के अंदर भाऊ पाटिल की मेहनतों का नतीजा है। हम सबको मैं गुजारिश करूंगा कि भाव के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। काम जो भी होगा इंशाअल्लाह, भाव का घर, मैं आज तक भाव के अंदर के रूम में नहीं गया था। 100 एकड़ का मालिक, उनका घर मैंने देखा एकदम सीधा साधा। वो तो आलीशान महल बना सकते थे। 10 साल का आमदार अगर आज उनका घर देखे तो व्हाइट हाउस से बढ़कर उनका घर है, लेकिन सीधा साधा सिंपल घर। अगर भाव पिछले 10 सालों के अंदर भी अगर घर बना लेते तो कौन उनको बोलने वाला था। लेकिन वही सादगी और वही सबके लिए जो है तो कोई भी आओ, कोई रुकावट नहीं है। आते बरोबर हर आदमी, हर फर्द बगैर चाय पिए वहां से उठ नहीं सकता। हम तो जब घर से यहां से निकलते भाव के पास जाने का रहता, नोमान का फोन आया भाव के पास जाना है, तो मैं एक दूसरी जो सेकंड चाय लेता वो लेता नहीं, भाव के पास जाके लेना ही पड़ता, नहीं तो वैसा जमता नहीं भाई बोलते उन्हें चाय पीने के जाना नहीं पड़ता। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले इलेक्शन के लिए जिस तरीके से आपने लोकसभा के अंदर काम किया, तमाम जिम्मेदारान से मैं गुजारिश करूंगा अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी लगन के साथ, सिर्फ हिंगोली में खाली महल्ला नहीं, आप तमाम जिम्मेदारान की, जैसे साद अहमद ने कहा कि आप
हिंगोली की एक पॉलिटिकल हब हो, आपको ये जिम्मेदारी लेना होगी, आपके जिम्मेदारान तक ये बात पहुंचाना होगी। और जितने हिंगोली शहर के अंदर, हिंगोली मतदार संघ के अंदर और जहां जहां भी है, पूरी मजबूती के साथ वोट करने की सबको अपील करनी होगी। मैंने बहुत ज्यादा वक्त लिया, मैं जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने दो अल्फाज खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।